सभी दोस्तों का इस चैनल पर वेलकम है। आज हम रेडिएशन के बारे में बात करते हैं और इससे होने वाले हार्मफुल इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन और नेचुरल यूरेनियम के बारे में बात किया और न्यूक्लियर पावर प्लांट में उसको कैसे यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों को हमने देखा। कृपया उस पुराने वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम सबसे पहले समझते हैं कि रेडिएशन क्या होता है। तो सिंपली रेडिएशन इज़ एन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपसे कोई पूछे कि क्या है रेडिएशन, एक एनर्जी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। देखा जाए तो दोस्तों, हम चारों तरफ रेडिएशन से घिरे हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम जहाँ कहीं भी जाते हैं रेडिएशन के बीच में ही हम ट्रेवल करते हैं। चाहे वो मोबाइल टावर हो, चाहे वो हमारा टेलीविज़न हो, वायरलेस कम्युनिकेशन है और रेडियो वगैरह, सब कुछ में रेडिएशन ही है। मतलब ये हम वेव्स के प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो वो वेव्स हैं वो हमको नुकसान करें। तो इसी के अनुसार दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। नंबर पहला नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन और आयनाइजिंग रेडिएशन। तो ये सब जिनके बीच में हम ट्रेवल करते हैं वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, जैसे लाइट, रेडियो एंड माइक्रोवेव्स। ये सब जो रेडिएशंस होती हैं नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस की खास बात क्या होती है कि ये जब एयर में ट्रेवल करती हैं तो एयर मॉलिक्यूल को आयनाइज नहीं करती हैं। इसी के अनुसार इनकी डिफिनीशन भी दी हुई है। जबकि जो आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं वो जब एयर में ट्रेवल करती हैं तो एयर मॉलिक्यूल को वो आयनाइज कर देती हैं। आयनाइज करने का मतलब यह है कि उनके एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इसी वजह से वो अगर हमारे बॉडी में जाती हैं तो वो नुकसान करती हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन, क्योंकि उनमें इतनी एनर्जी होती है कि हमारे सेल को डैमेज कर सकती हैं। वो हमारे अगर अंदर चली गई तो वहाँ पे काफ़ी मात्रा में वो अगर जितनी देर तक हैं उतनी देर से वहाँ के सेल्स को आयनाइज करती रहेंगी, डैमेज करती रहेंगी और पर्टिकुलर कुछ बड़ी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो आयनाइजिंग रेडिएशंस में जो पॉपुलर होते हैं सभी जानते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये सारे होते हैं। अल्फ़ा बीटा ये न्यूक्लियस ओरिजिन है, जबकि एक्स रे ये आपका इलेक्ट्रॉन ओरिजिन है। ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि अल्फ़ा और बीटा न्यूक्लियस ओरिजिन है और गामा जो है अल्फ़ा, बीटा और गामा ये सब न्यूक्लियस ओरिजिन होती हैं, जबकि एक्स रे जो है वो हमारा एक्स रे इलेक्ट्रॉन ओरिजिन होता है। अल्फ़ा इज़ पॉजिटिवली एंड बीटा इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो पता ही होगा अल्फ़ा को क्या बोलते हैं। अल्फ़ा को न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम बोला जाता है बेसिकली। बीटा भी दो तरह के होते हैं, जो बीटा होता है बीटा प्लस, बीटा माइनस। इसके बारे में हम अलग से बात करते हैं। यहाँ पे हम इन सब चीज़ों को बारे में देख लेते हैं। गामा और एक्सरेज बेसिकली ये आपके रेस के फॉर्म में होती हैं, ये पार्टिकल फॉर्म में होते हैं। ये गामा और एक्सरेज बेसिकली प्योरली वो वेव हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है कि अल्फ़ा के बारे में बता रखा है, बीटा के बारे में और गामा के बारे में। तो अल्फ़ा की जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो बहुत कम होती है, बट आयनाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। मतलब एक अगर पतली सी थिन शीट है तो अल्फ़ा को रोका जा सकता है, बीटा को नहीं रोका जा सकता पतली थिन शीट से। बट एक हाँ, अगर आप 10 सेंटीमीटर की कोई कार्डबोर्ड वगैरह भी रखे हो या मेटल कोई चीज़ है तो उससे रोक सकता है। बट गामा को जो है रोकने के लिए मोटी मोटी कंक्रीट्स चाहिए होती है। इसीलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में गामा को रोकने के लिए बहुत मोटी कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जो आपने देखा होगा बेल शेप का जो ये होता है, इस तरीके का होता है। ये बहुत मोटी कंक्रीट होती है, इस तरीके का इसका ये पूरा कंक्रीट से भरा होता है गामा की फील्ड को रोकने के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गई आपकी पेनिट्रेटिंग पावर। अब आयनाइजिंग पावर इसका उल्टा होता है। पेनिट्रेटिंग पावर का जस्ट उल्टा आयनाइजिंग पावर होता है। अल्फ़ा की आयनाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, बीटा की उससे कम, गामा की सबसे कम। तो आयनाइजिंग और पेनिट्रेशन पावर दोनों इन्वर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। हम ये देखते हैं कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है। इसमें आपको लोगों का ये कन्फ्यूज़न होता है कि क्या जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है ये पब्लिक को बहुत ज़्यादा रेडिएशन देता है। तो आपकी जानकारी के लिए हम इतना बता देते हैं कि अगर आप एक बनाना 1 साल तक खाते हैं तो आपको उससे मिलने वाला जो डोज होता है वो 36 माइक्रोसीवर्ट, ये रेडिएशन की यूनिट है 36 माइक्रोसीवर्ट, इतना आपको वो डोज देता है। ये किस लिए होता है? क्योंकि इसमें पोटेशियम 40
पोटेशियम 40 ये जो आइसोटोप होता है, इसमें प्रचुर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। तो पोटेशियम 39 K39 K40 इज़ रेडियो एक्टिव और बहुत कम मात्रा में होता है, बट होता है, वो आपको हार्मफुल देता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बनाना खाना बंद कर देंगे, बनाना खाइए, बट लेकिन बता रहा हूँ कि इतना आपको किसी ने बोला कि बनाना खाने से आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, कभी नहीं हुई होगी, क्योंकि इस इतनी कम मात्रा में जो ये रेडिएशन है जो हमारी बॉडी में जाती है, वो बॉडी इसके लिए कंपेटेबल, बॉडी हमारी इसको एब्जॉर्व कर लेती है और कोई इसे हार्मफुल इफेक्ट नहीं आता। तो अब आप समझिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की बाउंड्री पे जो लोग बसे होते हैं वो एक साल में 10 माइक्रोसीवर्ट का जो डोज है उनको इतना मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो मतलब फिर लोग डरता क्यों है, इतना कम है तो लोग डरता क्यों है। इसके पीछे दोस्तों रीज़न ये होता है कि नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमेशा इतना ही डोज मिलता है, लेकिन अगर किसी एडवर्स सिचुएशन हो जाए, कभी मान लीजिए जैसे कुछ घटनाएं घट जाए, मीन्स कोई एक्सप्लोजन हो जाए या रेडिएशन कहीं से लीक हो जाए। अभी जापान में कुछ दिन पहले की बात है कि वहाँ पे सुनामी की वजह से वहाँ के कई प्लांट में एक्सप्लोजन हुआ और वो रेडिएशन बाहर आया। हाँ, ऐसे अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो रेडिएशन लीक हो सकती है और उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके मेंबर ऑफ पब्लिक पे। बट इस तरीके की जो सिचुएशंस होती हैं वो वंस इन लाइफ टाइम या वंस इन 50 ईयर्स 100 ईयर्स में होती हैं। जनरली ये नेचुरल विपदा बोली जाती है। बट आजकल फुकुशिमा के बाद से न्यूक्लियर पावर प्लांट में इतने ज़्यादा सेफ्टी को लेकर इम्प्लीमेंटेशन किए हुए हैं कि इस तरह की घटनाएं अगर दोबारा घटेंगी तो उनको आराम से रोका जा सकता है। तो मतलब अभी की जो सिचुएशन है पहले से और बेटर की गई है। तो मतलब चांसेस जो रेडिएशन रिलीज़ का है या फिर कोई भी घटना घटने का है लगभग इम्पॉसिबल है अभी इस टाइम, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ इंडिया में जो है। बाकी दोस्तों अगर कुछ प्रलय आ जाए तो उसको कुछ कहा नहीं जा सकता है, उसके लिए तो हर आदमी जो है तैयार है।